हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी। MDU गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, CRSU, GJU एक्सेट्रा में ये सेम ही सिलेबस फॉलो होता है। तो क्वेश्चंस जो आज की वीडियो में कवर करूँगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से ही लिए हैं मैंने आज। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगी। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल होगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने पूरी PPT रेडी करी है इसके ऊपर, जिसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही लिए हैं। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कनकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, मैंने यहाँ पे यूनिट 1 से 4 सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट वाले ले लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो कनकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन आज हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 30 पढ़ेंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के ऊपर भी क्वेश्चन है हमारा। रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन 1990 भी स्टडी करेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हम पढ़ेंगे। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड रिलेटेड इश्यूज सच एज MDM यानी कि मिड डे मील स्कीम्स, SSA, RMSA, इसके बारे में पढ़ेंगे। इशू एंड डिबेट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, कॉमन स्कूल सिस्टम, डेमोक्रेसी, inequality in ancient, medieval and modern education, role of teacher in the context of universal education। तो ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कनकरेंट स्टेटस से। तो कनकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है कि लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड कर दिया गया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, यानी कि एजुकेशन से रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स होंगे, जितने भी रिलेटेड एजुकेशन से मैटर होंगे, उनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिया गया है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ मैटर्स पर फैसला ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ मैटर्स पर फैसला ले सकती है। तो यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम करेंगे। तो एजुकेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कनकरेंट लिस्ट में लिस्टेड है, और जिसका मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ये अथॉरिटी है एजुकेशन के बारे में कानून या पॉलिसी बनाने की। तो इंडिया में एजुकेशन सेक्टर जो है वो हमारा कनकरेंट लिस्ट में आता है, यानी कि जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों के हाथ में पावर है। ठीक है। तो कनकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है कि पॉलिसीज़ बनाना, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना नेशनल लेवल पर। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो अपनी खुद की स्टेट के अंदर सारा एजुकेशन को गवर्न और रेगुलेट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया पे नेशनल लेवल पे पॉलिसीज़ बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने स्टेट लेवल पे सारा गवर्न और रेगुलेट करती है पूरी एजुकेशन को। तो ये जो अरेंजमेंट होती है वो एक तरीके से हमारे एजुकेशन की फील्ड में शेयर्ड करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ओवरऑल गाइडलाइन, ओवरऑल पॉलिसीज़ प्रोवाइड करेगा। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, उन पॉलिसीज़, उन गाइडलाइंस को अडेप्ट करके उनको इम्प्लीमेंट करेगा अपने अपने रीजन्स के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये कुछ हमें इम्प्लीकेशंस बताए गए हैं कि हमारी जो एजुकेशन जो कि कनकरेंट लिस्ट में है उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पे टोटल हमें 8 फीचर्स बताए गए हैं। नंबर 1 है अ यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन पॉलिसी, कि एजुकेशन पॉलिसी में यूनिफॉर्मिटी है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। नंबर 2 इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड्स। नंबर 3 एजुकेशन फॉर इमोशनल इंटीग्रेशन।
Number 4, for better discipline. Number 5, proper and better utilization of funds. Number 6, quality leadership from central government. Number 7, better implementation of education policies. एंड नंबर 8, फॉर क्रिएटिंग इक्विलिटेरियन पॉलिसीज़. तो एक एक करके अब इनको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं. सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन पॉलिसी. अगर आपका वीडियो क्लियर नहीं है तो आप एक बार रिजोल्यूशन को इंक्रीज ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे. यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे सबसे पहले. तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ. तो एजुकेशन सिस्टम और उसका जो पैटर्न है वो सेम होना चाहिए ऑल अक्रॉस ऑल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, सब में एजुकेशन सिस्टम का पैटर्न सेम होना चाहिए. यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए एजुकेशन पॉलिसी में. और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारी एजुकेशन कनकरेंट लिस्ट में हो. कनकरेंट इन द सेंस जिसमें सेंट्रल स्टेट दोनों गवर्नमेंट एजुकेशन को रेगुलेट करें. तो ये इंश्योर करता है कि एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेट टू स्टेट वैरी नहीं करेगा, स्टेट टू स्टेट डिफरेंट नहीं रहेगा. तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारी एजुकेशन जो है वो कनकरेंट लिस्ट में होगी, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ फॉलो की जाएंगी और स्टेट भी अपनी तरफ से पॉलिसीज़ चलाएगा. नंबर 2, स्टैंडर्ड्स में इम्प्रूवमेंट लाना. तो जब हमारी एजुकेशन कनकरेंट सब्जेक्ट में आ गई है तो इसका क्या रिजल्ट आया कि रिसर्च विल एडवांस थ्रू आउट द नेशन. रिसर्च स्टडी होने लगी और इससे क्या हुआ, स्टेट और नेशनल लेवल दोनों पे ही बेटर यूटिलाइजेशन हुआ उन रिसर्च स्टडीज़ का. ये पाया गया कि स्टैंडर्ड्स बढ़ा है, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हुए हैं. तो ये रिसर्च में पाया गया कि कनकरेंट सब्जेक्ट में एजुकेशन के आने के बाद ये रिजल्ट निकला कि स्टेट और नेशनल लेवल पे इम्प्रूवमेंट हो रही है, एजुकेशन बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है, स्टैंडर्ड्स अच्छे हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं. नंबर 3, एजुकेशन फॉर इमोशनल इंटीग्रेशन. तो एजुकेशन क्या है, की फोर्स है प्रोडक्शन का. किसकी प्रोडक्शन, इमोशनल इंटीग्रेशन की. कि कंट्रीज़ के बीच में इमोशनल इंटीग्रेशन है उसके बीच का एक की फोर्स है हमारा एजुकेशन. एजुकेशनल जो हमारा करिकुलम होता है, स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, गोल्स, प्रायोरिटीज़, इनको हम गाइडलाइंस में इंक्लूड कर सकते हैं टीचर्स और लर्नर्स दोनों के लिए ही, सो दैट उनका पता लग सके कि क्या पर्पस है इमोशनल इंटीग्रेशन का हमारे नेशन. क्योंकि देखो जब एक कनकरेंट सब्जेक्ट की बात आती है तो ये मान के चलते हैं कि कॉमन पॉलिसी फॉलो की जाएगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी, जिससे हमारा जो देश की विभिन्न स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक कर पाएंगी, है ना. तो इससे क्या होगा, इमोशनल इंटीग्रेट होंगे हम, इमोशनली हमारी स्टेट्स जुड़ेंगी नेशनल लेवल पे. फॉर बेटर डिसिप्लिन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ओवर रूल करने की, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है तो उसको ओवर रूल कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट. और डिसएग्रीमेंट लाइक स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ लाया और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो चीज़ सही नहीं लगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओवर रूल हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ को बंद भी कर सकती है. तो दिस पावर इज़ गिवन टू सेंट्रल फॉर मेंटेनिंग बेटर डिसिप्लिन. तो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है ताकि एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन हो, एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो एजुकेशन में और बेहतर तरीके से हमारी कंट्री में इमोशनल इंटीग्रेशन हो. नंबर 4, प्रॉपर एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. तो जो स्टेट फंड्स रिसीव कर रही है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है ना, केंद्र सरकार से पैसा मिलता है स्टेट्स को एजुकेशन के लिए, लेकिन कभी कभी स्टेट्स क्या करती हैं, राज्य क्या करते हैं, कहीं और पैसा खर्च कर देते हैं. मिला एजुकेशन के लिए लेकिन उन्होंने कहीं और खर्च कर दिया वो पैसा. तो सेंटर मस्ट हैव अ से इन इट यूज व्हेन द फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्कूल एंड द एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्टेट. तो सेंटर को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फंड्स जो भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो स्कूल्स और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बेटरमेंट के लिए ही होने चाहिए. तो इस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि जो भी वो पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट वो पैसा एजुकेशन वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में ही यूज़ करे, ना कि कहीं और. क्वालिटी लीडरशिप
फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो कभी कभार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्वालिटी लीडरशिप प्रोवाइड करती है डायरेक्शन और सुपरविज़न की फॉर्म में, मतलब निर्देश देना, सुपरवाइज करना एजुकेशन के रिगार्डिंग। उसके बाद बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो पॉलिसीज़ का बेटर इम्प्लीमेंटेशन होता है, मींस कि एजुकेशन पॉलिसीज़ एक सिस्टमैटिक वे में चले जिससे कि बेटर रिजल्ट्स आए। और अगर एजुकेशन हमारी कंकरेंट लिस्ट में होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उन गाइडलाइंस को करेक्टली इम्प्लीमेंट भी करें, उन पॉलिसीज़ को करेक्टली वो इम्प्लीमेंट भी करें। तो एजुकेशन पॉलिसीज़ का बेटर इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है फॉर क्रिएटिंग इक्वलिटेरियन पॉलिसीज़। तो हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है हर सिटीजन को हमारे सोसाइटी के। तो अब इक्विटी लानी है, इक्वालिटी लानी है सोसाइटी में, एजुकेशन में, तो ये बहुत ज़रूरी है और ये सभी को मिलनी चाहिए। तो एजुकेशन जो है वो सभी के लिए है और सबका अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया है एक 2009, वो भी अब हम पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है, इक्वलिटेरियन पॉलिसीज़ क्रिएट होती हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा अलग टॉपिक, ये हमारा कंकरेंट वाला ख़त्म हो गया है। आर्टिकल 14, 15 एंड 16 की बात करेंगे। तो जो हमारा आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है कि सभी लोग कानून के सामने या कानून की नज़रों में बिल्कुल सेम हैं। और ये जो आर्टिकल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। विच स्टेट एंड कमांड्स द स्टेट नॉट टू डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि भाई कोई भी स्टेट किसी भी पर्सन को मना नहीं कर सकती कि वो लॉ के सामने, कानून के सामने इक्वल नहीं है या ऐसा कुछ वो नहीं कह सकती। सभी कानून के सामने बिल्कुल सेम है, इक्वल है। और दूसरा पार्ट है कि सभी को इक्वली प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कानून से। तो कोई भी स्टेट किसी पर्सन को ये डिनाई नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती कि आपको इक्वल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, राइट। तो दिस प्रोविज़न स्टेट दैट ऑल सिटीजन विल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। तो ये जो हमारा आर्टिकल 14 है इसमें जो हमारे प्रोविज़न्स मेंशन है वो हमसे ये बोलते हैं कि सभी नागरिक जो है वो कानून के सामने बिल्कुल बराबरी से ट्रीट किए जाएंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। द लॉ ऑफ द कंट्री प्रोटेक्ट एवरीबडी इक्वली। तो हमारी जो कंट्री का कानून है वो सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग। और बिल्कुल वही लाइन लिखी है, सभी सर्कमस्टांसेस में लॉ विल ट्रीट पीपल इन द सेम मैनर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 15 जो कि कहता है कि भेदभाव नहीं करना, भेदभाव पे मनाही है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये आर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन पे प्रोहिबिट करता है, यानी कि मना करता है कि भेदभाव नहीं करना है। ये आर्टिकल हमारे सिटीजन्स को सिक्योर करता है किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है स्टेट के द्वारा, चाहे वो रिलीजन, धर्म के बेस पे हो, जाति के बेस पे हो, कास्ट के बेस पे हो, सेक्स के बेस पे हो, या बर्थ कहाँ हुआ है, बर्थ का प्लेस के बेस पे हो, या किसी भी, तो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नो सिटीजन शेल ओनली ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, है ना। और सभी को अधिकार है कि वो पब्लिक प्लेसेस पे जाके बैठ सकता है, एक्सेस कर सकता है, टैंक्स, वॉल्स, घाट्स, इन सब को यूज़ कर सकता है। पब्लिक के है जो जनरल पब्लिक के, तो सबका है, ठीक है। और ये आर्टिकल ये भी मेंशन करता है कि वुमेन, चिल्ड्रन और बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो स्पेशल प्रोविज़न्स बनाए गए हैं उसमें ये भी मेंशन है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 की अगर मैं बात करूँ तो सरकारी नौकरी पाने का अधिकार देता है, ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में ये इक्वलिटी रखता है अपॉर्चुनिटी की, कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सबको मिलेगी, ठीक है, कि अगर स्टेट सर्विस है तो सभी सिटीजन्स के लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी और कोई भी सिटीज़न डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और एक्सेप्शंस टू दिस कैन बी मेड फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। हाँ, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ प्रोविज़न है जो हम सब अच्छे से जानते हैं
कि SC ST OBC इन सब का कोटा होता है, ये तो हम जानते ही हैं। इसके अलावा जनरल की भी सीट्स होती हैं, ये हम जानते हैं। तो सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल दी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। क्या है ये हमारा आर्टिकल 21A, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21A में हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है। एक मेजर मूव था जिसने पूरे एजुकेशन के लैंडस्केप को चेंज कर दिया था। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल टू अपलिफ्ट अ नेशन। हम जानते हैं ना कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हमारा नेशन बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है, हमारा कंट्री बहुत ऊंचाइयों तक जा सकती है। और अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय यूनेस्को ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें 159 कंट्रीज़ थी हमारे वर्ल्ड में, जिसने गारंटी दी थी कि वो 9 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन देगी चिल्ड्रंस को। और इंडिया उस लिस्ट का पार्ट है, उस 159 कंट्रीज़ में हम भी आते हैं। राइट टू एजुकेशन के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको लर्न यानी कि रिमेंबर करने हैं। फर्स्ट कि ये एक्ट 1 अप्रैल 2010 को आया था और इसमें क्लियरली ये स्टेट किया गया था, लिखा हुआ था कि जो एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए एक फंडामेंटल राइट है। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो 25% अपनी सीट्स का रिज़र्व रखेंगे हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लिए, जो जिनके पास कम पैसा है, जो पढ़ा नहीं सकते। 25% सीट्स उनको उन बच्चों को देनी होगी। अनरिकॉग्नाइज स्कूल्स कैन नॉट इंटरव्यू अ चाइल्ड और द पेरेंट फॉर एडमिशन। जो स्कूल्स अनरिकॉग्नाइज्ड हैं वो किसी भी चाइल्ड का इंटरव्यू या पेरेंट का इंटरव्यू नहीं ले सकते एडमिशन के लिए। नो चाइल्ड परस्यूइंग एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी हेल्ड बैक, एक्सपेल्ड और आस्क्ड टू पास अ बोर्ड एग्जामिनेशन। किसी भी चाइल्ड को हम मजबूर नहीं कर सकते या ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन पास करना ही करना है, ऐसा कुछ उस पर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। और या RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कुछ ऐसे प्रोविज़न्स ऑफ़र करता है जिसमें जो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कूल्स में जिनको निकाल दिया गया उनके लिए भी कुछ ऑफ़र्स करता है ये प्रोविज़न। स्कूल्स आर नॉट अलाउड टू चार्ज एनी कैपिटेशन फ़ी एट एनी स्टेप वाइल गिविंग एडमिशन टू अ चाइल्ड। तो कोई इस तरीके की फ़ीस भी नहीं अलाउ करता है। और गवर्नमेंट और एडिड स्कूल होते हैं, जो एडिड स्कूल का मतलब जो गवर्नमेंट से जिनको मदद भी मिलती है वो सेल्फ फाइनेंस प्लस एडिड दोनों होते हैं। तो उनको एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनानी होती है जिसमें 75% मेंबर्स जो हैं वो गार्जियंस होंगे, बच्चों के पेरेंट्स होंगे या फिर बच्चों के गार्जियंस होंगे। तो अब RTE एक्ट की कुछ इम्पॉर्टेंस है एजुकेशन की कि वाई आर 159 कंट्री फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। क्यों वो इतना फोकस कर रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव होनी चाहिए। तो सिंस आर इंडिपेंडेंस, जब से हमारी आज़ाद हुआ है देश, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, एजुकेशनल पॉलिसी बनाई है, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ की कंसर्न फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़, हो चाहे NGO हो चाहे सोसाइटी हो। तो बात करेंगे एजुकेशन जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है बच्चों की करियर डेवलपमेंट की, बच्चों की लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आगे जाके उन्हें कमाना है। तो एजुकेशन के थ्रू ही ये अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल पाएंगी, उनकी लाइफ स्टेबल हो पाएगी, राइट। नंबर 2, कॉलेज डिग्री और सब्जेक्ट की नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ करती है ताकि बच्चों को हायर पेइंग जॉब्स मिले और उनकी लाइफ टाइम की फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो। नंबर 3, एजुकेशन ही है जो सोशल क्लास और अपलिफ्ट द मार्जिनल सेक्शन जो होता है सोसाइटी का, उससे उस गैप को ख़त्म करने की कोशिश करती है ना, कि जो बहुत कोई गरीब भी है और वो बहुत अच्छा पढ़ा है और वो अच्छी जॉब पा रहा है, तो वो गैप कम हो जाता है अमीरी गरीबी का, राइट। तो इस क्वालिटी एजुकेशन होगी तभी ये हो पाएगा। एजुकेशन क्राइम को रिड्यूस करता है और हमारी सोसाइटी को ज़्यादा पीसफुल बनाता है। और बच्चे ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करते हैं तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एजुकेशन बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करता है। क्वालिटी एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें बच्चा
कॉन्फिडेंस गेन करता है, वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाता है, अपनी फीलिंग्स, आइडियाज़ को, थॉट्स को, पर्सपेक्टिव्स को वो एक्सप्रेस कर पाता है। उसके बाद आरटीई एक्ट का एक सेक्शन 19 है जिसमें कुछ नॉर्म्स गिवन हैं। वो नॉर्म्स हैं मेंटेन अ टीचर स्टूडेंट रेशो 1:30 कि 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होना चाहिए। जितने भी रिकॉग्नाइज स्कूल हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, मस्ट हैव रैम्स फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो डिसेबल हैं उनके लिए भी उनका बंदोबस्त होना चाहिए कि किस तरीके से उनको भी स्टडी हो। उनको बच्चों को स्कूल में वाटर फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ड्रिंक, ताकि साफ़ पानी की सुविधा होनी चाहिए स्कूल प्रीमाइजेस में, यानी कि स्कूल बिल्डिंग में। प्लेग्राउंड होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। और हमारा डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन ने एक डाटा पब्लिश किया था जिसके अनुसार 13% स्कूल ही ऐसे थे जिसने आरटीई नॉर्म्स को पूरी तरीके से इक्विप किया था, कंप्लाई किया था, जो अभी हमने 4-5 नॉर्म्स पढ़े। और क्योंकि बाकी के स्कूल्स नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है या फिर उनका मैनेजमेंट पुअर था, जिससे वो ये नहीं कर पाए। ठीक है। और आरटीई एक्ट का एक प्राइमरी गोल है, ये है कि वो इंश्योर करे कि इंडिया का हर बच्चा अपनी कास्ट, जेंडर से हट के एक क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करे। तो वी हैव मूव फ्रॉम पॉलिसी लेवल डिसीजन टू क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट प्रमोट एजुकेशन। तो हम ऐसे जगह मूव कर गए हैं जिसमें हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जिसमें एजुकेशन प्रमोट होगी, फंडामेंटल राइट प्रमोट होंगे। तो ये सब। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। अगर आपने इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस दिया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी। आप मुझे कमेंट्स करें, आप मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो वो भी मैं ले आऊँगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।